और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। शिक्षा, परीक्षा और परीक्षार्थी तीनों जो है एक दूसरे से पूरी तरह से संबद्ध है। वैसे भी जिंदगी में हर वक्त हर कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है। माता पिता के सामने हो, स्कूल में शिक्षकों के सामने हो, या अभिभावकों के सामने हो, या बाहर कहीं भी जा रहे हैं। परीक्षा जिसका कि मतलब अभी इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं और स्कूल में पढ़ाई के बाद परीक्षा देने जाते हैं। तो वो परीक्षा उसके पहले सब लोग ये बहुत आसानी से कहता है और यह मानना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन तो होता है, हम आप बैठे हैं, टेंशन क्यों होता है, टेंशन क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, इन समस्याओं के समाधान के लिए बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा, परीक्षा और परीक्षार्थी। अभी हाल के दिनों में कोरोना काल और बीच का जो फेज है ये 2 साल का, ये इतना गंभीर और इतना खतरनाक रहा है कि लगातार सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में बर्दाश्त करने की क्षमता इतनी कम हो गई, कोई मांग नहीं पूरी हुई तो उसके एवज में जो करते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। अभी हाल की कई घटनाएं हैं जो मीडिया रिपोर्टेड हैं, तो इस तरह के मामले नहीं आए, इसलिए हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, हमारे पास जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं जो बताएंगी कि परीक्षा में टेंशन लिए बगैर भी परीक्षा दी जा सकती है। आपको जो आता है अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। बीच बहस में आज हम बात करते हैं, हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोशन विट्ठल खानादे, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं GS रंजन सिंह जो प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन कुमार जी जो चीफ है दूरदर्शन के, स्वागत है आपका। हमारे साथ है सलोमी टोप्पो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सेंट्रल स्कूल हिनू की, आप सबका स्वागत है। हमारे साथ बच्चे हैं, टीचर हैं, गुरुजन हैं, सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। मैडम आप ही से शुरू करें। जी सर। आपके अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और एडमिनिस्ट्रेटर होने तक के लाइफ में परीक्षा के दौरान, परीक्षा लेने और परीक्षा देने दोनों मुझे टेंशन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और अपने बच्चों को कैसे आप गाइड करती हैं ये थोड़ा बताइए। सर, जब मैं विद्यार्थी थी उस समय मुझे परीक्षा से तो डर होती थी और सबसे ज़्यादा मुझे भय रहता था कि इस परीक्षा में पास हों कि नहीं, मुझे उत्तीर्ण होना ही है। और मैं पूरी तैयारी करती थी, बहुत ही मेहनत करती थी और परीक्षा के अगले दिन मुझे नींद नहीं आती थी और मैं पूरी रात 12 बजे रात तक पढ़ती थी। उसके बाद फिर सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ती थी। फिर पढ़ने के बाद मैं तैयार होकर परीक्षा लिखने के लिए चली जाती थी परीक्षा भवन में। और जब परीक्षा भवन में मैं क्वेश्चन देखती थी तो मुझे सारा मेरा जो डर भय रहता था बिल्कुल दूर हो जाता था
और मैं हमेशा अच्छे अंक से। यह जो डर होता था आपका परीक्षा देने और परीक्षा देने पहुंचने के बीच का, वो क्या होता था? आप पढ़ाई रेगुलर करती थी या सिर्फ परीक्षा के दिन पढ़ती थी, परीक्षा की रात पढ़ती थी, इसलिए ये टेंशन? सर मैं रेगुलर करती थी सर पढ़ाई, सिर्फ परीक्षा के दिनों में नहीं। मैं कुछ दिनों तक डे स्कॉलर में रहती थी, घर से आना जाना करती थी, और मेरे घर और विद्यालय की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर के जैसे था। तो मैं रास्ते ही में कुछ ऐसा टॉपिक और होते थे जिसको मैं याद कर लेती थी। रास्ता चलते चलते थे, उस समय तो पैदल चला करते थे, तो उस समय मैं याद कर लेती थी, और जिसके वजह से परीक्षा के समय मुझे बहुत ज़्यादा भय नहीं होता था। और वही मैं बताई कि मैं बहुत स्टडी करती थी। जीवेश जी, आप अखबारों में जो रिपोर्ट करते हैं, एक लंबे समय से आपका मीडिया से जुड़ाव रहा है जी। तो रिपोर्ट्स जब आती है तो उस रिपोर्ट्स में क्या होता है, क्यों होता है इस तरह का कि परीक्षा के प्रति भय, और परीक्षा के लिए एक तो सरकार इस ढंग से तैयारी करती है जैसे कोई युद्ध होने जा रहा है, बिल्कुल पूरा पुलिस फोर्स लेकर के, उसका एक भय जो होता है वो बच्चों पर अलग से होता है ना? बिल्कुल। ऐसे चीट करने का, पकड़े जाने का तो होता ही, लेकिन पुलिस का जो भय होता है वो एक और भयंकर भय होता है जो बच्चों पर ज़्यादा टेंशन डालते हैं। आपके यहाँ जो घटनाएं आती रही हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? दो चीज़ मुझे जो लगता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मेरा हमेशा मानना है, जैसा मैम ने भी बताया, कि तब और अब की परीक्षा और पढ़ाई दोनों में अंतर हो गया है। दो चीज़ें हुई हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मुझे लगता है कि आप और मैडम दोनों साथ ही पढ़े होंगे लगभग उम्र के हिसाब से। एक ही तरह की पढ़ाई होगी। हाँ बिल्कुल, एक ही तरह की पढ़ाई। तो वो जो तब अभिभावक कहते थे जाओ बढ़िया से करके आना, ठीक है। अब अभिभावक एग्जामिनेशन से पहले शुरू हो जाते हैं, बहुत कर किया, बहुत हुआ है, तुम देख रहे हो तनाव, बहुत अच्छा करना, फलाना का बेटा को देखना। ये जो फलाना का बेटा है ना, ये अज्ञात है, पेरेंट्स की ओर से डाला जाता है। उसके बाद शुरू होता है कुछ लोगों का जो मैनेज करने वाली जो संस्कृति पैदा हुई है। कभी भी जब तक एजुकेशन निष्पक्ष भाव से नहीं देखा जाएगा तब तक होगा। वो मैनेज करने वाला किसका, फलाना का बेटा है, फिर फलाना के बेटा का बहस शुरू हुआ, उसके बाप बहुत अच्छे हैं, वहाँ शुरू हुआ। इसके बाद बाप पहुँच वाले हैं, बाप पहुँच वाले हैं। इसके बाद जो स्थिति हुई कि उस बच्चे में का ज्ञात है, वो बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो स्वतः अच्छा ला सकता है, लेकिन वो बहुत ही भयभीत है अपने। अब तो ये हालत हो गई है कि रिजल्ट आने तक भयभीत है। बहुत अच्छा परीक्षा देने के बाद भी उन बच्चों की मार्किंग अच्छी नहीं हो रही। बचा खुचा कसर पूरा किया व्यवस्थापकों ने, मतलब जिसमें शासन प्रशासन सभी हैं। अभी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी तो लगा कि युद्ध स्तर पर वो त्रिस्तरीय क्या है भाई, ये मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा रही है, इसकी की जा रही है, वहाँ युद्ध नहीं होना है। उन बच्चों की ये चेकिंग हुई, सीबीएसई तक ने निकाला कि वो जूते नहीं पहन के जाएंगे तो फला चीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम अपने बच्चों के प्रति विश्वास का जो संकट पैदा हो गया, हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन, हमारे व्यवस्था के बीच में वो दूरी सबसे पहले पाटनी होगी। अब रहा बच्चों के बीच का, अब कंपटीशन का जो लेवल हो गया है उसमें बच्चे बहुत ही भयभीत हैं। कंपटीशन पर हम आते हैं। अमन कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और आप देश के एक बेहतरीन स्कूल नेतरहाट से पढ़ करके आए हैं। तो आप लोग जब पढ़ने जाते थे और वहाँ जो परीक्षाएं होती थी तो वहाँ आपका क्या अनुभव रहा? इस तरह का कोई टेंशन होता था कि परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज पता नहीं क्या होगा नहीं होगा? देखिए, परीक्षा को लेके वहाँ कोई विशेष तरह का तनाव नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो डिज़ाइन किया गया है, वहाँ की जो पूरी पढ़ाई का सिस्टम, वो वहाँ प्रोसेस में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। वीकली अभी आके हम देख रहे हैं कि वीकली और मंथली टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो आया है आईटी में भी वो पहले से वहाँ पे है। इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय या नज़दीकी है, वो वहाँ पे बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षक जो है वो क्लास में पढ़ा के चले गए, वो 24 घंटे का जो होता है वो दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इस वजह से एग्जाम को लेके कोई फियर वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। शायद इसी वजह यह भी भय नहीं रहता था कोई पहुँच वाले
का बेटा है तो जो है उसका उसी वजह से वहाँ पे गुरुकुल परंपरा है एक तरीके वो से, संकट इसलिए। ही नहीं है। और शायद इसी वजह से बहुत ही गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 60 साल से ज़्यादा हो गया उस विद्यालय को, और आज तक पढ़ाई के दबाव की वजह से कोई अनहोनी घटना वहाँ पे नहीं हुई। इसके अलावा है क्या कि एक वैल्यू सिस्टम आपको बताना होगा बच्चे को भी। आजकल एक संकट में देख रहा हूँ, मैं भी एक पुत्र का पिता हूँ, कि अब बच्चे ना वैल्यू सिस्टम वो नहीं जान पा रहे। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो उस मोबाइल को ना आपको एक गोल सेट करके ही आपको लेना है। अब क्या है कि सब कुछ आराम से मिल जा रहा है। नेतरहाट में वो चीज़ नहीं है। आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, फिर भी आपको वही काम वहाँ करना पड़ेगा, वही झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करना। और इवन आप खेल में भी आप स्किप नहीं मार सकते हैं कि आपको खेलने का मन नहीं है तो आप नहीं खेलिएगा, ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है। तो जीवन में हर चीज़ का जो है ना कि हर प्रोसेस में आपको शामिल होना ही पड़ेगा, और यही आपको ना अगले जो लेवल के लिए तैयार करता है। और शायद इसी वजह से एग्जाम का फेयर वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। डॉक्टर कनाडे, ये जो अभी जो बातें आई, और मेरे मन में जो है वो ये है कि हर पिता के मन में कहीं पढ़ा रहा हो, नेतरहाट जैसी जगह को छोड़ दें, सेंट्रल स्कूल्स वगैरह में भी एक दबाव बना के रखता है कि तुमको करना क्या है। बच्चे से नहीं पूछता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इससे ज़्यादा अभी ऊपर नहीं गया, फिर IAS बनना, वकील बनना, वो बात की बात है। पहले डॉक्टर इंजीनियर वाला जो बनना है उसके लिए इतना मार्क्स सिक्योर करना है। जैसा जीवेश जी ने कहा कि भाई वो फला का देखो उतना मार्क्स सिक्योर कर रहा है। हर किसी की क्षमता उसके अलग अलग होती है, एक बराबर सबकी क्षमता नहीं हो सकती है। तो वैसी स्थिति में जो अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, परीक्षा के प्रति जो अज्ञात भय लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मनोचिकित्सक के रूप में आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या हल है इसका? देखिए, दिन प्रतिदिन जैसे हम लोग देख रहे हैं, स्थिति एक तरह से काफ़ी गलत दिशा में जा रही है। अगर मैं यहीं जिस सेटिंग में हम लोग बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, उसका ही उदाहरण लूँ तो जो बच्चे बैठे हैं स्पॉटलाइट में हैं अभी, तो उदाहरण ये हुआ कि अगर मीडिया, परिवार, सरकार, एजुकेशन सिस्टम अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को स्पॉटलाइट में रखेगा, तो जो भी स्पॉटलाइट में रहेगा उसे तो लाजमी है कि उसे किसी तरह की एंजाइटी तो बिल्कुल होगी, एक खुद के परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक बहुत ज़्यादा एक दबाव है बच्चों पे, ये एक हुआ। दूसरा कि ये हमारी शायद संस्कृति में ही ढला हुआ है कि बच्चा क्या करना चाहता है या उसकी क्या मर्जी है, इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि ये चीज़ें अभी आप देखेंगे काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है क्लासेस में, जो हायर क्लास जिसको बोलते हैं, वहाँ ये चीज़ें आई हैं। एग्जैक्टली, आप सिटीज में या मेट्रोज में IPSC नहीं बनेगा, वो चीज़ वहाँ पर कम हुई है। हाँ, पर अभी भी ज़्यादातर लोगों का या परिवार जो सदस्य हैं उनका यही कहना होता है कि 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, या आप मैथमेटिक्स लेंगे या आप साइंस लेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि वही सिर्फ इसके लिए एक तरह से कारणीभूत नहीं है, कारण नहीं है। मैं बोलूँगा कि एक तरह से जिस तरह से हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है बाकी प्रोफेशंस की तरफ, बाकी व्यवसायों की तरफ, ये भी एक कारण है कि अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं, मुझे शायद स्पोर्ट्स में जाना है, खेल कूद में जाना है, या मुझे शायद डांसर बनना है, शायद मुझे गायक बनना है, या बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा शायद उसमें बहुत अच्छा, शायद आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, तो पर नहीं, अच्छा भी हो तब भी उसे हमें एक बने बनाए सांचे में ही ढालना है। नहीं, पेंटिंग अगर करने की बात करते तो पूरे घर में पानी पड़ जाएगा। क्या बात कर रहा है? बहुत ये एक तो हाँ, तो एक ढांचे में ही ढलना है। एक ढांचा हमने बना दिया है, एक सेट है, ढांचे हैं जो कि एक स्कूल सिस्टम बना के रखा हुआ है। हर बच्चे को, वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी तरह का वो टैलेंट रखे, उसे उसी ढाले में, उसी सांचे में ढलना है। तो ये जो दिक्कतें हैं ये बच्चों पे और प्रेशर दो जगह है, दो लोग बढ़ाती हैं, महत्वपूर्ण लोग। एक अमन कुमार है जो नेतरहाट से हैं, वहाँ भी इस तरह का कुछ है क्या कि यही बनना है, इसी के लिए तुमको तैयारी करनी है? और आपसे भी यही सवाल मैं पूछूंगा
सेंट्रल स्कूल में बच्चों से आप लोगों की बातचीत होती है कि बच्चा किस लायक है कि 10वीं के बाद वो साइंस चुने, आर्ट्स चुने, कॉमर्स चुने, ये क्या है? पहले आप ही से मैं बात करता हूँ। सर देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार सबसे पहले तो हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन का रूल को फॉलो करना है। अपने ही विद्यालय के बच्चों को 11th क्लास में एडमिशन देने के लिए तो 10th क्लास का जो उनका परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं। नहीं, यहाँ सवाल हमारा दूसरा है। सवाल ये है कि गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चे को साइंस लेना है, आप तय करती हैं कि साइंस में बेटर किया है इसलिए साइंस लेना है, बच्चा तय करता है कि साइंस में हमने बेटर किया कि साइंस लेना है, या उसको बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, म्यूजिक में जाना चाहता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पेरेंट्स का तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर साइंस में ही है, लेकिन अगर बच्चे का परसेंटेज नहीं पहुंचता है तो उस जगह पे पेरेंट्स क्या करेगा? अल्टीमेटली पेरेंट्स को मैंने आर्ट्स पढ़ना कमजोर होना, कॉमर्स, जी कॉमर्स लेना पड़ेगा या आर्ट्स लेना पड़ेगा। तो अगर बिजनेसमैन नहीं होगा, आर्टिस्ट नहीं होंगे, वकील नहीं बनेंगे तो दुनिया के चलेगी कैसे? आईएएस कहाँ से बनेंगे? सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा? जी ये भी जी। अमन जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है? नेतरहाट में क्या स्थिति? मेरे यहाँ जो स्थिति आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि हम लोग से 4 बैच सीनियर एक व्यक्ति थे, तो नेतरहाट प्रवेश परीक्षा वहाँ पे आयोजित होती है, उसके थ्रू वहाँ जाता है। तो जब बिहार संयुक्त बिहार हुआ करता था तो 50,000 60,000 बच्चे उसमें भाग लेते थे और तब उसमें से 100 बच्चे चुन के आते थे। तो एक सवाल कॉमन, लगभग हर साल एक सवाल जो है वो रहता था कि आप नेतरहाट विद्यालय में क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो तमाम लोग, हमारे जैसे लोग या दूसरे लोग अपना उसमें बताते थे कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं, हम इसलिए, जो उनके माँ बाप बताते हैं। लेकिन उसमें एक स्टूडेंट थे हम लोग से जो सीनियर, उन्होंने उसमें लिखा कि मैं नेतरहाट के सुरम्य वादियों में बैठ के कविता लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं नेतरहाट विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। और उस साल उनको सबसे अधिक नंबर इस जवाब पे आया था। वो आए भी, स्कूल में पढ़े भी, अभी वो अच्छे जगह पे हैं भी। लेकिन नेतरहाट में ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट को लेके आग्रह। हालांकि जो देश के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञ में से एक वशिष्ठ नारायण सिंह नेतरहाट स्कूल के ही हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि नेतरहाट के बोला जाता है कि नहीं, नेतरहाट के छात्रों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वहाँ कोई एक सब्जेक्ट पे बात नहीं होती। एक बेहतर इंसान, कंप्लीट इंसान, कि उसको छोड़ दिया जाता है कि आपकी रुचि किस में है। नहीं, सेंट्रल स्कूल भी इसी पैटर्न पर हमको लगा बना, नवोदय भी इसी पैटर्न पर बना है। लेकिन यहाँ जो कुछ बंदिशें हैं कि आपको मार्क्स के हिसाब से ही तय करना है। बच्चे में जो गुण है, अगर मार्क्स कम आया तो गुण अवगुण तब्दील हो जाता है, ये एक मुश्किल है। जी ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी भी वही, हम सिर्फ एक नेतरहाट पर टिके हुए हैं। या फिर हम बात करें बिहार की तो हम जमुई में वो अभी सेंट्रल स्कूल नेतरहाट की तर्ज पर उन लोगों ने बनाया, उस पर हम टिके हुए हैं। हमने पूरी की पूरी नहीं, हमारे स्कूल्स पहले थे, पहले थे हम लोग के वो में कोई दबाव नहीं था। आपको क्या बनना है, नहीं बनना है, आप जानिए। मास्टर साहब को नहीं पता होता था कि वीडियो कैसे बनना है। बिल्कुल। लेकिन बात की समय के अनुसार जो तब्दीलियां आई हर चीज में, तो उसमें नेतरहाट ने अपने आप को बदला, जो हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर वहाँ इस तरह से बच्चों को तैयार किया गया कि बच्चे उस लेवल पर जाएं और जिस भी फील्ड में जाएं। आज हर फील्ड में है, मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं नेतरहाट के लोग, और एक दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, जो सबसे बढ़िया बात है। दूसरे शिक्षण संस्थानों में ये स्थिति नहीं है। अब जो सबसे अभी एक छोटे से उदाहरण के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि स्कूल में जो माहौल की बात इन्होंने की, वो माहौल एक तो नहीं है, घर का माहौल नहीं है। अभी जो हाल ही में रांची में जो सबसे खराब घटना हुई, एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक बच्चे ने 11th क्लास का टेस्ट चल रहा है उसका, और उस टेस्ट के एग्जामिनेशन में उसने, चूँकि मेरे भतीजा का मित्र था, उसने कहा कि मेरी परीक्षा बहुत खराब गई, अब क्या करेंगे, अब फालतू है जी। अब उसने जो किया सो किया। और जो किया सो किया। तो ये हम विश्वास पैदा घर में भी नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में तो हो नहीं रहा। स्कूल में इतनी भीड़ है कि अगर टीचर चाह भी ले मन से तो हर बच्चे को नोटिस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले वो। तो वैसी स्थिति में एक बार पूरे के पूरे ये सामाजिक दायित्व बनता है, यहाँ समाज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं, हम एकीकृत फैमिली में, हमारे घर में कोई समाज तो रहा नहीं,
माँ गई नौकरी, पापा गया नौकरी, हम आए फिर मोबाइल में अपने दोस्तों में। तो अब एक सोसाइटी को फिर से रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पर कि वो कैसे करे। डॉक्टर साहब ने भी जो कहा कि अब इन बच्चों को फोकस अगर रहें तो फिर इनको लगेगा कि जीवन भर हम ही फोकस रहें, तो ये तो करना ही पड़ेगा, समय की मांग है। लेकिन इसमें एक बीच का रास्ता क्या निकले, ये पूरी की पूरी व्यवस्था को इस पर सोचनी होगी। शिक्षक भी इसमें शामिल हैं, सोसाइटी के जो अगुआ हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, वो शामिल हैं। मीडिया के लोग को ये देखना पड़ेगा जो सबसे, क्योंकि अभी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, सारे रिजल्टों को देखिए तो गाँव फर्स्ट, अगर एक लाइन में कहें तो गाँव फर्स्ट हो रहा है, बेटियाँ फर्स्ट। मीडिया भी तो देखिए, मीडिया भी तो यही कर रहा है ना। 1.5 करोड़ का पैकेज मिला, वो 1.5 करोड़ के एवज में कितने लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल, ये कोई नहीं लिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा मीडिया तो यही लिख रहा है, 99% सिक्योर किया। बिल्कुल, इसीलिए उस 99% सिक्योर करने के लिए अपने लाइफ का क्या किया उसने, ये किसी ने नहीं कहा, ये बताया भी नहीं। तो अब ये सबको सोचना पड़ेगा, एक बार चीज़ों को बदलनी पड़ेगी। अच्छे कलाकार हैं वो उनको आगे करिए, लेकिन वहाँ एक चीज़ फिर रह जाता है जो आपने कहा कि अगर वो कह दे कि हम बांसुरी बजाएंगे और चित्र बनाएंगे तो घरों पानी पड़ेगा, इसलिए कि उसको हमारी सोसाइटी में इस तरह से स्वीकार नहीं किया गया और उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अंततः रोटी जरूरी। अब ये पूरे सोसाइटी में भी रोटी है, रोटी है, रोटी बटर के साथ है। उस लेवल पर ऑप्शन नहीं, जैसे IT सेक्टर में मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। डॉक्टर कनाडे, ये मुहावरा टाइप चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, आप कर्म करो। क्योंकि परीक्षक दूसरा है, एग्जामिनर आप नहीं हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको एग्जामिन करेगा नहीं, और वो जो फल होगा देगा। न्यूटन का 3rd लॉ है, हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। अगर आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई करते रहे हैं, अभिभावक इस पर ध्यान देते रहे हैं, और आप जाकर के लिख भी रहे हैं, तब आप नहीं लिख पा रहे हैं जब आप टेंशन लेके पहुंच जाते हैं वहां पर। जैसे ही टेंशन आपके दिमाग में घुस जाता है तो जो जानते हैं वो भी भुला जाते हैं। तो अभी हम इन बच्चों को क्या बताएं, हम कैसे बताएं कि साइकोलॉजिकली वो तैयार हैं। हम यह कहना बहुत आसान लगता है कि टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। जैसे ही हम ये मजाक में कहते हैं टेंशन देना है, मतलब कि आपको भी कोई टेंशन देगा। ये बहुत खतरनाक फ्रेज है, टेंशन लेना टेंशन देना है। तो टेंशन फ्री होके कैसे काम करें, स्कूल्स की क्या भूमिका हो और गार्जियंस की क्या भूमिका हो, बच्चे कैसे उन चीज़ों से करें। देखिए, काफ़ी पेचीदा सवाल है और उत्तर भी इतना सीधा नहीं है। अगर मैं ये जो समझता हूँ, मुझसे बेहतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तज्ञ लोग यहाँ पे हैं, बट करंट जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बच्चों को शायद जो आप सीखें, जो मेरे जो यहाँ पे सीनियर्स हैं वो लोग सीखे हैं, ये हमें हारना नहीं सिखाता। और अगर हम हारना नहीं सीखेंगे, अगर हम कम मार्क्स स्कोर करना नहीं सीखेंगे, अगर हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं उसे बेहतर करना नहीं सीखेंगे, तो प्रोफेशनल एजुकेशंस या बोर्ड एग्ज़ाम्स में फेलियर किसी भी तरह से बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जहाँ पे MCQ बेस्ड एजुकेशन हो रहा है, आपका एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको बच्चा फेल करना ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में, उसे आगे ही आपको बढ़ाना है। ऐसे स्थिति में बच्चा या बच्चे के परिजन हारना नहीं सीखते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको हारना सीखना ज़रूरी है। जब तक हारेंगे नहीं तब तक आप बेहतर करेंगे नहीं। तो दिक्कत वहाँ पे है कि एक अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हूँ, लैंग्वेज में 75 मार्क्स लेके आना, जो 75 मार्क्स लैंग्वेज में लेके आता था 100 में से, उसका आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखेगा उस बच्चे के बारे में। तो मतलब 75 इम्पॉसिबल था, मतलब असंभव चीज़ थी। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 लैंग्वेज में आप 25 मार्क्स तो मिनिमम खो रहे हैं। तो अगर 25 मार्क्स अगर आप मिनिमम खो रहे हैं इन 3 सब्जेक्ट्स में, तो आप 99 कैसे लाएंगे? तो ये हमें सिखाता है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। और जैसे ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स रहे, वो प्रोफेशनल एजुकेशन रहे, इसमें तो आप मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है। आइए थोड़ा बच्चों से बात करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। माइक दीजिए, हाल टाइम यहाँ रवि, यहाँ सामने में है।
एक सवाल ले लेंगे। हाँ, इसमें एक जब तक माइक के मेरे मन में जो आता है ना, बच्चों से हम ये कहना चाहें, अगर हम बच्चे हों तो हमको क्या सोचना चाहिए? हमको अपने सिर्फ लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए, हारे निराश नहीं होना। आप जैसे आप जो सबसे बड़ा आदमी होगा रांची का, आप याद करिए, जिसको आप जानते हैं, आप थोड़ा ही पता किस स्कूल से पढ़ा है, थोड़ा ही पता मैट्रिक में क्या दीजिए उसका मार्क था, उसने क्या किया ये हम सब जानते हैं। तो हमको वहाँ जाना चाहिए, हमको लगता है। और फिर उसमें बीच में अभी यहाँ पर पद्मश्री मैं तो मिला। हजारों नाम गिना सकता हूँ, हजारों, एक नहीं हजारों नाम गिना सकता हूँ जो बड़े प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, और कितना मार्क्स से पास किए होंगे कहना बहुत मुश्किल है। हमको पता भी है लेकिन हम बताएंगे नहीं। पद्मश्री अभी रांची में जिन लोगों को मिला, आप उनके बारे में जानेंगे तो दंग हो जाएंगे, वो कितने पढ़े हैं और क्या किए हैं। लेकिन वो आज देश के उन नामों में है जहाँ जाना बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे बच्चों को कि भैया निराश नहीं होना है, माँ पिता को भी, कि आप भी वो अपने बच्चों से अपेक्षा वो नहीं करिए कि आप वो अचानक वो निकला और वो बूस्टर का ट्रिपल डोज दिया और वो बूम कर गया, रॉकेट युग में चला गया, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही कि चीज़ें कम तो आएंगी, मार्क 25% आप बैठ के सवाल। Good morning, Honorable Sir. My name is Ansh Raj of Class 9th A, a KV Hindu student. Sir, जैसा कि मैम ने बोला था कि she have a fear before exams, exam fear. तो सर एग्ज़ाम fear को प्रिवेंट कैसे करें? ये मेरा आप सभी से सवाल है। ठीक। Good morning, sir. Honorable Sir, my name is Hariam Tiwari of class 7th B AKB Hindu student. How timetable important? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अर्चिशा है। मैं केंद्रीय विद्यालय हिनू कक्षा 4th A में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? My name is Samikya Mishra and I'm Kendriya Vidyalaya Hinu student and I studying in class 7th B. और my question is ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जितना हम लोग पढ़ते हैं उससे अच्छे से हम लोग ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन में? पीछे। Good morning, sir. So my name is Aisha Anchum. I am from class 12th science. सर मेरा क्वेश्चन है कि हम जो सिलेबस अपना पढ़ते हैं स्पेशली फॉर हायर क्लासेस, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो हम एक पर्टिकुलर सिलेबस या टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं एक बार, 2-3 दिन या फिर 8-9 दिन भी लग जाता है हमें उसे कंप्लीट करने पे, पर हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम रिवाइज़ कैसे करें जो हम स्कोर हायर कर सकें? क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो रात भर भी पढ़ सकते हैं, बट हमारे पास तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है और मुझे स्पेशली सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। लाइक स्कूल में CCA हो रहा है तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, किसी भी को कलर एक्टिविटीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो मुझे सब चीज़ को इक्वली टाइम देना पड़ता है। ओके। आप भी टॉपर हैं, टॉपर आप ही की तरह होता है, कोई अलग थोड़ी होता है। आप भी टॉपर हैं, यही टॉपर का गुण है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ प्रतिमा कुमारी, आई एम फ्रॉम 11th साइंस, केंद्रीय विद्यालय हिनू सेकेंड शिफ्ट। मेरा आपसे सिर्फ सवाल है कि जैसा आयशा ने कहा कि स्कोर कैसे हायर करें, तो देखा जाए तो सब कहते हैं कि स्कोर मायने नहीं रखता है, बट जब बात आती है स्कोर करने की, जब जैसे कि हमारे में जैसे हम अगर कम स्कोर कर लेते हैं सब हमको जज करने लग जाते हैं कि कम स्कोर क्या, एवरेज स्टूडेंट है, ये कुछ नहीं कर सकती है। सो इससे कैसे डील करें? Good morning, sir. My name is Devangi. I'm from KV Hinu second shift. My question is कि ऑनलाइन क्लासेस जब होती थी तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं खुद भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी उसमें, मतलब ज़्यादा दिमाग रहता था कि हम गेम्स खेल ले या फिर कुछ और कर ले, तो उसमें हम कंसंट्रेट कैसे करें? क्योंकि कोरोना कभी भी आ सकता है वापस, इसलिए। नहीं, दिवेश जी ने मना कर दिया उसको, रोक दिया। पीछे
गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर आप सबको। सर मेरा क्वेश्चन है बेसिकली कि जैसे अभी कुछ लोग 12th में आए हैं और हम अभी 12th बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं, तो हमसे 2 साल पहले का जो बैच था उनका सिलेबस था 100%। उन्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करके तब एक बार बोर्ड्स में अपीयर होना पड़ता था। हमारा ये हाल है कि हमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम देने हैं, उस पर भी 50% दोनों में। तो सर इस हिसाब से अगर हमारा परसेंटेज जो कि अभी भी कम हो रहा है उसके बावजूद भी 50% सिलेबस होने के बाद भी, तो सर आगे जो हमारा करियर होने वाला है या कोई कॉलेज जो बेसिकली हमारा परसेंटेज देख के हमें एडमिशन देगा, तो सर वो किस तरह से हमें इफेक्ट करेगा हमारे करियर को? दीजिए मैडम्स, कोई हो तो टीचर कोई अगर बोलना चाहे तो। नमस्कार, मैं दीपांकर बोस, केंद्रीय विद्यालय हिनू से। मैं जानना चाह रहा था कि पहले ज़माने में हम देखते थे कि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, फिर भी जो आउटपुट मिलता था हमें वो बहुत अच्छा मिलता था। जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर निकलते थे उनकी जो सामाजिक सेवाएं थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी, ऑनलाइन सुविधा होने के बाद भी, कंटेंट्स होने के बाद भी, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स होने के बाद भी वो आउटपुट हमें क्यों नहीं मिलता? इसका क्या कारण है? धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय विद्यालय हिनू में जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ। जैसा कि पूरे पैनल ने डिस्कशन में जो बातें कही, मुझे लगता है एक पक्ष जिसे हमें और सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात है। बिल्कुल। एनईपी में इन बातों को बहुत सकारात्मक रूप से रखा गया है। समस्या क्या है सब विदित है, लेकिन जो वहाँ इनोवेशंस की बात की गई है वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पेरेंट के लेवल से, हमारे स्टेक होल्डर्स के लेवल से आना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना पेरेंट्स को भी इनमें बहुतायत से इंक्लूड किया जाए, ताकि जो ये हमारे प्रॉब्लम को जिसमें बड़ा दिख रहा है उसे हम कर्टेल कर पाएँ। जी, नेक्स्ट। बैठे रहें। गुड मॉर्निंग सर आप सबको। और कहना ये चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे जितने भी स्कूल जाते हैं तो हमें तो अपेक्षा यही रहेगी कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ अच्छी हो रही है, और हम उस तरह से गाइड ट्यूशन हमने दे दिया। लेकिन और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से आगे बढ़ाएं, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ट्यूशन टीचर कैसा स्टडी करवाए उनको, और जो स्कूल के टीचर है वो हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, इनके बीच का अंतर थोड़ा समझाएं सर। और कोई माइक वापस ले लीजिए। जी, मैं डॉक्टर गौरी शंकर मिश्रा हूँ, बाय प्रोफेशन एज आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स और टीचर को मिलकर ये डिसीजन करना सही रहेगा और स्टूडेंट को गाइड अप करवाना ठीक रहेगा कि एग्ज़ाम है, बस ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और ज़िंदगी का कोई लेसन नहीं कि इसके आगे और कुछ भी नहीं है के जब तक ये बात उन लोगों को नहीं समझाया जाएगा तब तक वो स्ट्रेस लेवल हमेशा ही बना रहेगा। हाँ, आप बोलेंगी कि यहाँ इधर से शुरू करूँ? आप अगर बोलना चाहें, आप कोई कमेंट करना चाहें अभी जो बच्चों। सर नमस्ते सर। जैसा कि सर मेरी ये बेटी 10th में, मतलब अब नेक्स्ट जो 10th का एग्ज़ाम होगा वो मतलब अपेयर करेगी, तो सर मैं सिस्टम से ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सर बहुत बच्चे होते हैं ना सर कि बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट क्या होता है कि कभी एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या मतलब कुछ माइंड से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से कम स्कोर कर लेते हैं। तो बट उनको पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, आगे चल के साइंस लेने की भी किसी को इच्छा होती है कि भाई डॉक्टर बने, या बहुत बच्चे होते हैं कि भाई आर्ट्स में ही हम बहुत, लेकिन ऐसा सिस्टम है कि आर्ट्स लेके हम बस एक पर्टिकुलर वे में ही जा सकते हैं, साइंस लेके एक डॉक्टर या मतलब इंजीनियरिंग बन सकते हैं। बट मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट है सिस्टम से कि मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो उनको किसी भी लाइन में जाने की अनुमति दी जाए कि जाके आगे बच्चे जी। अच्छा और कोई है क्या? हाँ, ले लीजिए, माइक ले लीजिए। जी नमस्कार सर। मेरी 2 बच्चियां हैं, दोनों मेरी बच्चियां केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हैं। अब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं अपने बच्चों को केवी में पढ़ा रहा हूं,
उसी स्कूल से एक मेरी बच्ची नेशनल भी जीती और एक मेरी छोटी बेटी अभी 8 में गई है। और हमारे वहाँ जो टीचर हैं वो इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि मेरे को घर में कभी भी उनको डांटना नहीं पड़ता है, चलिए एक बार कभी मेरे क्लैपिंग तो को हो ही जाए फोकस आपके करना टीचर्स पड़ता के है। लिए। ये मेरे बच्चे अपने समय से पढ़ते हैं और हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप अपने- कितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं अपने बच्चों को फ्री छोड़ दिया क्या हूँ। बात आप है, जिस क्या जगह बात पे है, जाना क्या चाहते हो बात आप वहाँ जा सकते हो। मेरे तरफ से क्या कोई बात भी आपको वो नहीं है। क्या बात है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रिंसिपल मैम का, अपने टीचरों का, हाँ, ले कि लीजिए। मेरे बच्चे को बहुत अच्छा गाइड कर रहा है। अभी नहीं, एक ही क्वेश्चन, समय कम है ना बाकी सब लोगों को। हेलो सर, मेरा नाम सजीत मिंज है और मैं केंद्रीय विद्यालय हिंदू में आर्ट टीचर हूँ। और मैं ये एक चीज़ देखता हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि आर्ट में बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। मतलब विद्यालय स्तर पे भी और पेरेंट्स लोग से भी केवल 2 या 3% अभिभावक होते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर उसमें अच्छा कर सकते हैं तो उनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ शिक्षक होते हैं, अगर कोई बच्चा आर्ट कर रहा है, आर्ट वर्क कर रहा है, तो उसको वो लोग डिमोटिवेट करते हैं। उनको बोलते हैं कि अगर आप आर्ट करोगे तो फेल कर जाओगे। और खासकर 10th और 12th में देखा जाता है कि उनको आर्ट वर्क करने से डिबार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनको जो उनके इच्छा वाला जो सब्जेक्ट है उनको करने दिया जाए। थैंक यू। हाँ हाँ, बातचीत शुरू करें हम लोग। एक तो मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। एक तो आप में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनके गार्जियंस ने कुछ बनाना सोचा होगा आपको, आपने भी कुछ बनने का सोचा होगा, आप बने कुछ। यानी कोई किसी का प्रारब्ध नहीं लिख सकता है, यह बात तो बहुत स्पष्ट है। हम चले उस रास्ते पे बनने के लिए, वही कहते हैं कर्मण्येव अधिकार रास्ते में आप फलेषु। आप जा रहे हैं एकदम टाइम पर ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में कितना जाम होगा और कब ट्रेन आपकी छूट जाएगी वो आपको नहीं पता है। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक तो ये कि हम प्रारब्ध किसी का नहीं लिख सकते हैं, दूसरे ये कि हम अगर उसको सहयोग करेंगे तो बेस्ट करेगा, और हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसका बेस्ट जो होगा वो कितना नीचे आएगा हम कल्पना नहीं कर सकते। जो हो रहा है एक फुल फ्लेजेड, एक कंप्लीट इंसान बनना। करीब 20-25 साल से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट अभी तक मिला हमको जो बोला कि सर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। काउंसलिंग में पूछा जाता है ना, क्या बनना चाहते हो, पत्रकार बनना चाहते हो, PRO बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो बोला कि सर हम इंसान बने, एक 20 साल में। तो ये इंसान बनना, हम पूछे इंसान बनना क्या होता है, बोला कि हमको नहीं पता, लेकिन हम इंसान बनना चाहते हैं, पत्रकार बनने के लिए नहीं आए। एक बेहतर यहाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, समझ करके बेहतर इंसान बनेंगे, इंसानों के लिए काम करेंगे। तो ये एक समझ। जी मैडम, मैं आप ही शुरू करता हूँ या डॉक्टर साहब से शुरू करूँ? सर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करिए। जैसे हमारे ये होनहार विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा से फियर होता है, डर होता है। मैं कहूँगी कि बेटा परीक्षा से डरना कभी नहीं, किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। डरना एक ह्यूमन नेचर है, हर किसी को थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन हम अगर डिटरमाइंड हो जाएंगे कि कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ पाने के, हमेशा ये डायलॉग याद रखना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, तब आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दशरथ माझी जिसकी पत्नी को इलाज कराने के लिए रास्ता नहीं था जाने का, उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया और 5 किलोमीटर की दूरी कम की। उसको मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी पे बिठाया। एकदम अनपढ़, घुटने तक की धोती, इसको भगई कह सकते हैं, पहनने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान से देखा जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अमन जी। सही आपने कहा। देखिए, आपने कहा कि परीक्षा से पहले डर लगता है। डर क्या है? असुरक्षा की भावना है।
मुझे भी, अगर मैं भी विद्यार्थी था तो मुझे भी हो सकता है कि कितना नंबर आएगा, सुरक्षा की भावना की वजह से डर सकता हूँ। प्रोसेस से अगर आप जुड़े हुए रहिएगा, जैसे कि आप अभी घर जाएंगे तो आपकी माँ आपके लिए खाना बना के रखी होंगी, उस पर क्या की होंगी, पहले चावल साफ़ की होंगी, दाल बनाई होंगी, फिर सब्जी काटी होंगी, सब कुछ मतलब प्रोसेस से बना के रखी होंगी। तो आप जाइएगा तो कोई उनके लिए वो परीक्षा ही होता है रोज़, माँ के लिए बढ़िया खाना। तुम लोग बोलते हो नहीं कद्दू ठीक नहीं, बैगन ठीक नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में से वो आई बनाई सब कुछ, तो तुमको जाके वो तुरंत अगर तुम बोलोगे खाना तो दे देंगी, लेकिन वो प्रोसेस नहीं की रहेंगे तो तुमको भी निराशा होगी। तो जीवन में उसी तरह तुमको अगर रोज़ पढ़ना होगा, प्रोसेस में घुसना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना। ये एग्ज़ाम की एक रात अगर तुम पढ़ के जाओगे तब तो भाई संकट है, असुरक्षा है, घबराहट होगी। तो इसलिए हमेशा प्रोसेस से जुड़े रहो, रोज़ पढ़ो, खेलो ज़रूर। क्यों खेलो? क्योंकि खेल में क्या है, हारना भी सिखाया जाता है। जो सर लोग अभी बता रहे थे ना कि हमारे बच्चे हारते हैं तो दुखी हो जाते हैं, खेल में क्या है, कोई रोज़ तो जीतता नहीं है। तो जब ये आ जाएगा, ये स्वीकार पर हमारा मन करने लगेगा कि हम हार भी सकते हैं, कभी जीत भी सकते हैं, तब वो फियर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और तो ये बात है कि रोज़ पढ़ो। और अभी ना एक संकट है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए 1000 चीज़ है, हमारे समय में भी था, लेकिन अब तुम लोग के पास ज़्यादा सुविधा है, ठीक है। और नंबर तुम लोग को बहुत बेहतरीन नंबर अब आते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग 75% जिसको आ जाता था उसका आर्टिकल छपता था। अब जिसको 75 आता है बेचारा घर से नहीं निकलता 3 दिन, ठीक है। तो अब तुम लोग को नंबर बहुत आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक अगर गलती से ऐसे टिक भी लगा दिए कॉपी में तो मास्टर साहब 1 नंबर दे ही देते हैं, ठीक है ना। तो नंबर के लिए मत घबराओ, पढ़ो। क्योंकि गीता में जैसा कि सर भी बता रहे थे, उसकी गीता का पूरे गीता का एक ही लाइन जिस्ट है कि कोई भी कर्म जो है ना बगैर फल दिए हुए वापस नहीं जाता है। तुम अगर पढ़ोगे तो ज़रूर नंबर आएगा। और तमाम जो शिक्षक अभी इस कार्यक्रम में हैं, उनके जो सवाल थे, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो बुलाते हैं, मैडम आप लोग बुलाती है, हम लोग जैसे, लेकिन उसमें क्या है, वो मेरा जो अनुभव है या हमारे जैसे और लोगों के का भी अनुभव होगा कि वो ना कंप्लेन वाला मीटिंग होता है, ठीक है। मैंने आपकी स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही है सेट पैटर्न। आप जो गार्जियन जाते हैं तो आपके जो मैंने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वही बोलते हैं अरे आपका बेटा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मतलब ऑन आप नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर सफल हो गया बच्चा, तब टीचर स्कूल ऑन कर लिया, फोटो छपा दिया, और अगर बच्चा असफल है तो आप ऑन नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आप गार्जियन को वहाँ तनाव देते हैं, गार्जियन तनाव लेके आता है, फिर बच्चे को तनाव देता है, और वो प्रोसेस जो है ना कंटिन्यूटी में बढ़ते जाता है, और क्लास 1 से लेकर ना 12th तक उसी प्रोसेस में। और मुझे लगता है कि परीक्षा में चर्चा में ये बात होनी चाहिए। मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ, हम लोग के विद्यालय में ABCD जो 4 सेक्शन होता था, तो उसमें जो कमज़ोर बच्चे होते थे वो D सेक्शन होते थे, उसमें सबसे बेहतरीन टीचर होते थे। और अगर कोई कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास या हाउस में बैठ के उसको सिखाया जाता था। तो ऑन करना होगा। स्टेक होल्डर की बात जो अभी सर कर रहे थे, मेरा अनुरोध है कि सब लोग ऑन करें, बच्चे भी, गार्जियन भी, स्कूल भी, प्रिंसिपल भी। केवल आप बच्चे और गार्जियन पे डाल देंगे ना तो बहुत संकट होगी, और फिर कोई चर्चा, कितनी बड़ी चर्चा आप करा लीजिए, उसका कोई फल नहीं। मैं जीवेश जी की तरफ आऊँ, एक चीज़ और, हमेशा बेस्ट है ऑफलाइन क्लासेस, इसलिए कि एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। वो जो सीखना होता है, समाज यहीं से बना। ऑनलाइन में सिर्फ फोटो देखते हैं, और कितने लोग तो म्यूट करके अपना दूसरा काम करने लगते हैं, है ना। बेस्ट है, लेकिन जो परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, और फिर ऑफलाइन की तरफ हम लोग लौट रहे हैं। हाँ जी। अभी 2 सवाल था। एक तो मम्मी जी का था कि बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपने जैसा कहा, और एक इस बच्ची का था कि हर चीज़ में हम भाग लेते हैं और मन करता है भाग लें, लेकिन हमको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। और एक मार्क्स से जुड़ा हुआ सवाल इस बच्ची का भी था। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अमन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप टारगेट टाइम और अपने लाइफ को भी टारगेट कर लीजिए। पहले और आज, या सर लोग भी बताते होंगे कि गुरुकुल था, फिर वो अपने जीवन में आते थे, फिर दूसरे जीवन में जाते थे। तो आप जो भी अगर 12th में जो बच्चा है
वो ये सोच के अपनी पढ़ाई करे कि 6 साल बनाम 60 साल की लड़ाई वो लड़ रहा है। अगर उसने 6 साल अपना दे दिया बढ़िया से तो 60 साल वो बहुत ही आनंदित रहेगा। जो मैट्रिक में है तो वैसे ही अपना 2 साल और आप पढ़ा लीजिए। तो पहले तो वो टारगेट करिए। दूसरा कि किताबी कीड़ा हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि हमेशा वो बच्चा अपने गुरुजन का भी फेवरेट रहता है, अपने मम्मी पापा का भी, और बाद में सोसाइटी का भी, या जहाँ भी आप वर्किंग होंगी कि आप हर चीज़ में अगर आप शामिल हो रही हैं तो आप निश्चित तौर पर सबसे लोकप्रिय बच्चा कहलाएंगे। तो अब उसमें आपको मैनेज करना होगा कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई में दे लेती हैं और कितना बाकी में करती हैं। चीज़ें वहीं बदल जाएंगी। और आप जो मार्क्स की बात है तो 99.9% वाला भी उसी इंस्टीट्यूट में जाएगा जहाँ की 90% वाला जाएगा। और बाद में अगर पेशागत चीज़ों में जाइए, अगर नौकरी की बात करिए और लाइफ की बात करिए तो 99 क्या 100% वाला भी इसी रांची में अगर रहेगा तो इसी रातू रोड और इसी मेन रोड में चलेगा, और आप भी 90% वाला भी उसी में चलेंगे। तो पहले लाइफ का एक एम बना के हम लोग अपने समय प्रबंधन सबसे ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के लिए भी, ये टीचर के लिए भी, और ख़ास तौर पे सच में ये थोड़ा सा हमको भी ये लगता है कि टीचर आप भी जो थोड़ा नीचे वाले बच्चे उनको भी देख के उतना ही मुस्कुराइए जितना अपर को देख के आप मुस्कुराते हैं। ये दूरी बहुत ज़रूरी है, कम नहीं। अगर ये दूरी नहीं कम हुई तो माँ बाप तो स्वतः घरों पानी पड़ जाता है और दुखी होकर घर आता है, क्योंकि वो बहुत ही, हर पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि उसने जो नहीं किया उसका बच्चा करे। और ये बुरा भी नहीं है। अगर माता पिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हो सकता है कि दूसरे निगाह से देखा जाए, डॉक्टर साहब की निगाह से देखा जाए तो खराब है, लेकिन एक पिता की निगाह से, एक माँ की निगाह से देखा जाए तो हर आदमी अपने बच्चे का भला चाहता है। तो ये गुरुजन आप सबके पेरेंट्स हैं, सुपर पेरेंट्स आप हैं। तो आपकी मुस्कुराहट अगर एक बच्चे को देख के ये अगर 80% है बोला वाह बेटा, और 99 को बोला वाह बेटा, सेम अगर आपका शब्द निकलता है और चेहरे पर वो भाव आता है तो बच्चा उसी दिन बूम कर जाता है। तो ये हमको लगता है कि करें तब ज़्यादा बेहतर। एक तो डर लगना जो है ना, डर जो है जीव होने के, जिंदा होने की निशानी है। दुनिया में कोई जीव नहीं है जिसको डर नहीं लगता हो। आपने एक प्लांट देखा, वो लाजवंती देखा है ना, क्या होता है, छूते हैं तो सिकुड़ जाता है, पत्ता बंद हो जाता है, जैसे कुछ देर के लिए हटिए फिर खुल जाता है उसी बुलंदी के साथ, फिर छुइए फिर वो अपना वो हो जाता है। जितने तरह के जीव आप जानते हैं उसको आप टच करिए, देखिए वो अपने को सिकोड़ देगा, एवं कछुआ तक, केकड़ा तक, सांप तक नहीं। तो डर लगना इंसान की स्वाभाविक, लेकिन डर किस चीज़ से लग रहा है, क्यों लग रहा है, उस डर के खिलाफ हम कैसे खड़े हो सकते हैं। नहीं, जब हम खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्या कहते हैं कि सांप को आँख से आँख मिला करके देखो, लायन को आँख से आँख मिला करके देखो, वो आप पर हमला नहीं करेगा। नहीं, तो यानी कि आप लड़ाई के लिए। डॉक्टर खनाडे, देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे समय नहीं आपके पास, 1 मिनट समय, उत्तर भी दिए गए, पर यही बोलना चाहूँगा कि एक तो डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। तो अब मेरा बोलना यही है कि शायद इसी में दूसरे सवाल का भी जवाब छुपा है कि शायद जब एग्ज़ाम देते वक्त ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला भी डर रहा है तो शायद थोड़ा बेहतर लगेगा कि नहीं हम सब साथ में ही हैं। तो हालांकि ऑफलाइन बेहतर, और ये डर को मुझे लगता है नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये तो होना ही है, तो हमें एक तरह का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि मेहनत आपको करते रहना चाहिए जो आप चाहते हैं उसमें। इसे थोड़ा अगर अलग तरीके से देखा जाए तो जैसे एक कहावत है, बोला जाता है कि मछली को अगर आप ज़िंदगी भर पेड़ चढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो कभी नहीं कर पाएगी। तो आपको, ना कि आपको, आपके परिजनों को बच्चा किस चीज़ में बेहतर है ये जानना ज़रूरी है। अगर ये जानेंगे और उस दिशा में बच्चा मेहनत करेगा तो एकदम संभव है कि वो किसी मुकाम पे ज़िंदगी में पहुंच सकता है। तो सेम इसी का उत्तर शायद जो सर आर्ट्स के हैं उनका जो सवाल है, ये उसका उत्तर शायद इसी में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो यही कुछ सवाल आपके बच गए हैं। इन सवालों के जवाब फिलहाल इस वाले में तो नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि हमारा समय लगभग ख़त्म होने वाला है, समय से ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए आगे हम लोग कभी बैठेंगे, लेकिन मूल रूप से हम आपके साथ, गुरुजनों के साथ जुड़े हुए हैं
कि गुरुजन आपको समझें, आपके अभिभावक आपको समझें और अपने अभिभावकों को और गुरुजनों को आप समझने की कोशिश करें। ये तारतम्य जब होगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो फियर खत्म होगा। स्कूल में भी टीचर को, गार्ड को देख के डर नहीं लगेगा, इसलिए कि हम तैयारी करके आए हैं, है ना। तो वो तैयारी बनी रहे और डर लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मान के चलिए डरेंगे तभी तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, ठीक है ना। तो आप सब जीतें, हारना सीखते हुए, हारने को एक्सेप्ट करते हुए, गार्जियंस भी, टीचर भी, आप भी। और दुनिया में साइंस के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसका कि 80 से 90% हिस्से पर कब्जा है, सरकारी नौकरियों से लेकर के गैर सरकारी नौकरियों में भी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बीच बहस में आज यहीं मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।